की सरकार, ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की अपनी जिद लेकर हम आज आ पहुंचे हैं यूपी, और आज हम आपको लेकर चलेंगे पीलीभीत और रामपुर संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर। पीलीभीत सीट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस बार यहां अपनी पुरानी सीट पर फिर से दांव आजमा रही हैं गांधी नेहरू परिवार की छोटी बहू और सामाजिक आंदोलन कर्मी मेनका गांधी। आज की इस पूरी चुनावी यात्रा में स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए लगातार बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अरविंद जी, मेनका गांधी फिर से पीलीभीत वापस आ गई हैं और एक ऐसी राजनेत्री हैं जिनकी तारीफ अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक रूप से करते रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे करके जब उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी और चुनाव जीता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है किसी ने एक कार्टून बनाया था कि तेरे घर के सामने, और एक छोटा घर वो कुछ बना रही हैं माल के सामने। तो मुझे लगता है कि अमेठी रायबरेली के पैरेलल उन्होंने पीलीभीत को एक अपने घर के तौर पे बना लिया है, और वो जमीन उनको बार बार नेशनल पॉलिटिक्स में जिंदा रखे हुई है, आगे बढ़ाए हुई है। मेनका जी एक नई किस्म की राजनीति की परिवर्तक रही हैं। उन्होंने पशु अधिकारों के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए काम किया। तो आपको लगता है ऐसी बातों के लिए आज की राजनीति में बहुत सारी जगह है? आज की राजनीति में जगह है, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तब कोई जगह नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के मुंह से किसी की तारीफ बड़ी अटपटी सी लगती है। अटपटी लगती हो, लेकिन जो मुद्दे लेके मेनका चली हैं वो मुद्दे स्पेशल रहे हैं और उनका असर हुआ। जब सरकार में वो आई तो, या उनके देखा देखी जो दूसरे मंत्री आए वो, फिर पर्यावरण मंत्रालय पूरा का पूरा बना है और उसका कामकाज अपनी जगह है। बल्कि अब पर्यावरण की शक्ति इतनी बढ़ गई कि बीच में ये लग रहा था कि उसके क्लियरेंस के बगैर कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट रुके पड़े थे। पर जब एनडीए का शासनकाल था तो उनका पर्यावरण मंत्रालय बदल दिया गया था। अभी भी जो पिछली मंत्री थी जयंती, इस सरकार में, यूपी सरकार में भी, उनपे भी ये था कि वो ज्यादा सख्ती से सब चीजों को देख रही हैं और उसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक रहे हैं। तो ये मेनका पे भी आरोप लगने लगा था, इसीलिए उनका भी मंत्रालय बदलना पड़ा। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले यह बता दें कि आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देखने वाले हैं। हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को जुबान देने की कोशिश से। प्रोग्राम के आखिर में लेकर आएंगे इन दिनों इंटरनेट पर धमाल मचा रहा कोई मजाकिया वीडियो। नियत का तो क्या है मौसी, एक बार मिली जुली सरकार बना ली तो बस। पर प्रोग्राम की शुरुआत होगी हर दिन की तरह आज भी चुनावी चटपट से। मथुरा में हेमा मालिनी ने बीजेपी का झंडा बुलंद कर रखा है। इस तेज गर्मी में वो अपनी काली रंग की Q7 ऑडी में इंतखाबी तशरीह में जुटी हैं। दरअसल हेमा की नजर अपने बिरादरी के 3,25,000 ब्राह्मण वोटों और अपने जट सिख शौहर धर्मेंद्र के बिरादरी वाले 4,25,000 जाट वोटों पर टिकी है, जहां उनका मुकाबला अजीत सिंह के रुकने पार्लियामेंट बेटे जयंत चौधरी से है। पर हेमा का अभी अपने पार्टी कारकुनान के साथ ठीक से राब्ता कायम नहीं हो पा रहा है। वो अपने लाव लश्कर के साथ मथुरा की जिस होटल में टिकी है उसका किराया भी पार्टी को अदा करना पड़ रहा है। हेमा अपने कोर टीम मेंबर को ये भी बताना नहीं भूलती कि ज्यादा धूप से उन्हें एलर्जी है। चुनांचे जब वो मथुरा के छाता असेंबली हलका में इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंची तो बाकायदा उन्हें धूप से बचाने के लिए छाता तान दिया गया। हेमा के साथ भले ही उनकी बेटी इंतखाबी तशहीर कर रही हो, पर उनके शौहर धर्मेंद्र का रोड शो फिलहाल वहां कैंसिल हो गया है। हेमा अपने को जाटों की बहू बताते हुए यमुना की सफाई को एक अहम इशू बता रही है। हेमा को वहां बाहरी बताया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए वो कहती है कि वो हमेशा से मथुरा आती रही है। वृंदावन में बसने की अपनी ख्वाहिश वो कई दफे अवामी सतह पर कर चुकी है। इसके अलावा अपने एमपी फंड से वृंदावन के पास अक्रूर घाट पर एक गोविंद गौधाम गौशाला के कयाम में भी इक्तिसादी मदद कर चुकी है।
संदीप मुनि स्कूल में भी एमपी फंड से काम करवाया है। साथ ही वहां के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज को भी इक्तिसादी मदद दी है। लगता है हेमा ने मथुरा से इंतखाब लड़ने का मन काफी पहले बना लिया था। उत्तराखंड में एक नए सियासी उतार चढ़ाव की शुरुआत हो चुकी है। वहां की 5 लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। भुवन चंद खंडूरी, निशंक और भगत सिंह कोश्यारी ने अपने करीबी मुखालिफ से बढ़त बना ली है। वहीं सतपाल महाराज के लिए देहरादून का मैदान खुला छोड़ दिया है, क्योंकि वजीर आला ओहदे के इन तीनों दावेदारों खंडूरी, कोश्यारी और निशंक को दिल्ली आने का टिकट थमा दिया गया है। और सतपाल महाराज को बीजेपी में शामिल करते वक्त भगवा हाईकमान ने उन्हें यकीन दिलाया था कि उन्हें लोकसभा इंतखाब के बाद उत्तराखंड का वजीर आला बना दिया जाएगा। सतपाल महाराज के साथ कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली टूटकर बीजेपी के पाले में आने को तैयार है। पलकें झपकाकर देखती हैं शमाएं और फानूस गुनगुनाते हैं। मैंने मुंदरों की तरह कानों में तेरी आवाज पहन रखी है। यह किसकी आवाज है जो पीलीभीत की फिजाओं में मतदाताओं के मन में उम्मीदों की नई रोशनी जगा रही है? आइए देखते हैं। पीलीभीत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, ग्रामीण और कस्बाई इलाका है। बाढ़ की विभीषिका से आक्रांत रहता है। बरसात और बाढ़ के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार होने वाले पीलीभीत में बिजली संकट, पेयजल की समस्या, नौगवा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग वर्षों पुरानी है। बड़ी लाइन की मांग भी कई वर्षों से होती आई है। चिकित्सीय सुविधाओं का हाल यह है कि मरीज को बरेली रेफर कर दिया जाता है। क्षेत्र का संसद में 1989 से 2009 तक गांधी नेहरू परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी करती रही हैं। 2009 में यहां से उनके पुत्र वरुण गांधी भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी करते हैं। इस बार वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कुल 17 लाख वोटर हैं, जिनमें 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके अतिरिक्त लोध, कुर्मी और राठौर मौर्य बाहुल क्षेत्र है। दलित, पारसी, ब्राह्मण, सिख और पंजाबी मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम पीलीभीत का चुनावी सफर जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पिछली बार के लाइन का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वरुण का इतना रोज साहिल पे खड़े होके यही देखा है, शाम का पिघला हुआ सुर्ख सुनहरी रोगन। रोज मटियाले से पानी में ये घुल जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के जनतंत्र के महापर्व को एक नई रोशनी देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे पीलीभीत संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा ने एक बार फिर से यहां से मेनका गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेनका गांधी और पीलीभीत जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। कांग्रेस ने रामपुर के विधायक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने लोध जाति के बुद्धसेन वर्मा और बसपा ने अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को उम्मीदवार बनाया है। आप पार्टी ने राजीव अग्रवाल उर्फ टीटी को प्रत्याशी बनाया है। पर मेनका गांधी को यहां कोई फाइट नहीं दे पा रहा। मेनका गांधी यहां 1996 का अपना रिकॉर्ड दोहराना चाहती हैं। तब वो 3.5 लाख मतों से जीती थी। अरविंद जी, 3.5 लाख मतों से जीती थी तब। क्या ये रिकॉर्ड दोहरा जा पाएगा? देखिए, इस बार मोदी का नाम भी है अपनी जगह, लेकिन 2 फैक्ट मैं तब भी आपको कहूंगा। एक तो वरुण पे सफाई देनी पड़ेगी निश्चित रूप से उनको, और देनी पड़ रही है। दूसरा ये है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस इलाके में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। 5 में 4 सीटें उसने जीती थी, 1 ही सीट बीजेपी के हाथ आई थी। तो वो चीजें गायब नहीं हुई। 3 सोशल ग्रुप यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। दलित करीब 19-20%, मुसलमान करीब इतने ही 16% मुसलमान, और फिर 17% करीब लोध वोट है। तो ये
अपने आप में ये तीन के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स चलेगी। मेनका को बड़ी आसानी से वोट अब तक मिलते रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने लोड कैंडिडेट देके थोड़ी मुश्किल बात। लेकिन अरविंद जी, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि मुसलमान जो वोटर है उनसे छिटक रहा है। नहीं तो वही, अगर दलित मुसलमान दो ही वोट फूल बाबू को जाता है जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफी मजबूत होंगे। पिछली दफे भी चुनाव में यहाँ ये हुआ था कि जितने वोट वरुण को मिले थे, 3 दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स को मिला जुला के उतने वोट आए थे, लेकिन पूरे 3 हिस्से में बटे। अरविंद जी, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद फूल बाबू पर दाव लगाना क्या बसपा के लिए भारी साबित हो सकता है? जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है यूपी में, उसमें नहीं, लेकिन पीलीभीत तक वो चीजें जाएंगी नहीं जाएंगी। बहुत साफ दिखने लगा है कि मुजफ्फरनगर दंगे का असर बहुत सीमित इलाके तक रह गया है और बाकी जगह मुसलमान बड़ी आजादी से जिसको जहां मन हो रहा है वहां वोट दे रहा है। पर यहाँ गांव-गांव तक मोदी की बात सुनी जा रही है। निश्चित रूप से मोदी की हवा एक है, एक जिन सब के ऊपर। और मेनका गांधी लगातार मोदी की तारीफ कर रही हैं, राहुल पर हमले, सोनिया गांधी पर हमले। लेकिन वरुण ने जो 2-3 बयान कांग्रेस के हक में दिए हैं, वरुण के राहुल के हक में दिए हैं, उनकी सफाई भी देनी होगी और वो पॉलिटिक्स भी क्या है वो समझना होगा थोड़ा, और लोगों को उससे भी थोड़ी, क्योंकि पिछली दफे। अरविंद जी, आपको ऐसा नहीं लगता वरुण कोई नई बात नहीं कह रहे हैं? अपने परिवार के लिए उन्होंने शुरू से अपना स्टैंड रखा है कि परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहना। वो ठीक है, लेकिन वरुण जो पिछली दफे जो लाइन ले रहे थे या जो लाइन लेके चर्चा में आए थे, इस बार उससे एकदम अलग है। अरविंद जी, पीलीभीत की आखिरी चुनावी तस्वीर, मुझे असल में एक खतरा यही लग रहा है कि पिछली दफे 3 जगह बटा वरुण विरोधी वोट कहीं एक पॉइंट पे पोलराइज हो तो मेनका को चुनौती हो सकती है, अदरवाइज मेनका को कोई चुनौती नहीं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गंगा जमनी तहजीब वाली रामपुर संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। गंगा जमनी तहजीब के शहर रामपुर में कभी नवाबियत और रियासत का दौर हुआ करता था। वक्त बदला पर रामपुर की किस्मत नहीं। विकास की रफ्तार के साथ अपने कदम नहीं मिला पा रहा रामपुर। यहां प्लाईवुड, चाकू, सरौता और बीड़ी उद्योग अनुदान की कमी और सरकारी उदासीनता के कारण दम तोड़ रहे हैं। लंबे वक्त से इन्हें कुटीर उद्योग का दर्जा देकर दोबारा पहचान दिलाने की मांग होती आई है। पिछले 5 वर्षों में 50,000 से ज्यादा बीड़ी और चाकू उद्योग में काम करने वाले लोग बेकाम होकर रिक्शा और ठेला चलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम का शिकार है। उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों की कमी है। बाढ़ की स्थिति में शहर के निचले हिस्सों में जल भराव और डूब की स्थिति पैदा हो जाती है। नगर क्षेत्र में शराब बनाने की रेडियो खेतान डिस्टिलरी से जल और वायु प्रदूषण का आबादी के बड़े हिस्से पर असर हो रहा है। सड़कें खस्ता हाल, बिजली नदारद, अस्पताल हैं तो डॉक्टरों की कमी है। मंडी न होने से नकदी फसल के उत्पादन से किसान मुंह मोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की सीमा से तस्करों का बोलबाला है। महंगी खाद और यूरिया की कालाबाजारी जैसे यहां दस्तूर बन गया है। यूपी के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का इलाका है। कुल आबादी का 55% मुस्लिम आबादी है। कुल 15,78,951 वोटर हैं, जिसमें से 8,68,423 मुस्लिम वोटर हैं। 6,60,528 हिंदू और 50,000 सिख मतदाता हैं। यहां हिंदू समाज में लोध राजपूत और दलित वोटर चुनाव परिणामों को बदलने का मादा रखते हैं। रामपुर संसदीय क्षेत्र की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। नीयत का तो क्या है मौसी, एक बार मिली जुली सरकार बना ली तो बस। मगर तपी जब दोपहर दर्दों की, दर्द की धूप से जो गुजरा तो रूह को छांव मिल गई। अजीब है दर्द और तस्की का साझा रिश्ता, मिलेगी छांव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नया फलक मुहैया कराने वाले, एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक से पहले हम थे रामपुर संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए अपनी उसी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं।
रामपुर संसदीय क्षेत्र की संसद में नुमाइंदगी सपा की जया प्रदा करती थी। अब वो रालोद की टिकट पर बिजनौर से उम्मीदवार हैं। सपा ने नशीद अहमद खान, कांग्रेस ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय विधायक नवाब अली खान और भाजपा ने डॉक्टर नेपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने हाजी अकबर हुसैन और आम आदमी पार्टी से सलमान अली खान मैदान में हैं। यहां भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। पहली तस्वीर रामपुर की क्या दिखती है आपको? देखिए, रामपुर पिछली दफे एक अजीब किस्म की लड़ाई का केंद्र रहा और जयप्रदा ने सबको पछाड़ दिया। जो बड़े बड़े दिग्गज थे और खासतौर से इस शहर के और इस संसदीय क्षेत्र के आजम खान और नूर बेगम जैसे दिग्गजों को उन्होंने बड़ी आसानी से पछाड़ दिया। और उसकी वजह ये रही कि जिस किस्म से आजम खान ने उनका अपमान किया और जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी होती रही आखिर तक, उसमें कहीं न कहीं एक सिंपैथी का फैक्टर आया। और फाइनल ये भी हुआ कि नूर बेगम जैसा कैंडिडेट, जो कांग्रेस की कभी न हारने वाली कैंडिडेट, वो भी हार गई और जयप्रदा जीत गई। तो अरविंद जी, जो 55% मुस्लिम वोटर हैं, तो क्या उसमें भी बंटवारा हो गया था? निश्चित रूप से बंटवारा हो गया था, नहीं होता है, हर बार होगा। जब एक दफे इतने आबादी होगी तो उसमें फिर अपने अपने हिसाब से कुनबा अलग होगा, उसमें भी जो बिरादरी के अपने अपने झगड़े हैं छोटे छोटे, वो उभर आते हैं। और सबसे बड़ा है कि यहाँ एक महल और आजम खां की लड़ाई है। महल को गाली देना आजम खान की पॉलिटिक्स को बहुत सूट करता है और उनकी जुबान जो इतनी तीखी हुई है उसमें कहीं न कहीं महल को गाली देते रहना है। अरविंद जी, आजम खान के बारे में कहा जाता है कि पहले वो लेम्ब्रेटा स्कूटर से चला करते थे और आज अकूत संपत्ति के मालिक हैं वो। यही महल की पॉलिटिक्स का विरोध करना ही उनके पॉलिटिक्स का सारा खेल है और उसी पे उनकी सारी अब तक की राजनीति चली है और इसी में वो फले फूले हैं। अरविंद जी, उनको डमी सीएम कहा जाता है, तो उनका जो अपना इलाका है वहां सड़कें जगमगा रही है, बिजली 24 घंटे, पानी, सारा कुछ है। लेकिन जो अन्य इलाके हैं रामपुर के, वहां इससे उलट स्थिति है। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना। फिर बाकी लोग ये मानेंगे कि ये पार्टी और ये सरकार ऐसे ही चलती रही है। यहाँ पर यह माना जा रहा है रामपुर में कि भाजपा ने एक बाहरी को उम्मीदवार बनाया है। नेपाल सिंह मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एमएलसी हैं, तो उनका चुनाव आखिर किस आधार पर हुआ? नहीं, अब ये तो बीजेपी को सफाई देनी होगी, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुख्तार साहब लड़ते थे बार बार, वो वहां के लोकल हैं और वहां से चुनाव लड़के और जीते भी हैं और हारे भी हैं, तो लेकिन तब भी उनको कोई मुसलमान वोट मिलता होगा ऐसा नहीं है। और इस बार भी नेपाल सिंह को ये एडवांटेज तो रहेगा ही कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और एकमात्र हिंदू कैंडिडेट हैं। लेकिन इस कंस्टिट्यूंसी में संभवतः हिंदू मुसलमान नाम पे वोट होता नहीं है। आपको लगता है कि आजम खां के जो हालिया बयान हैं, इससे ये स्थिति पैदा हो रही है वहां धीरे धीरे? नहीं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो और बल्कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय भी उनके दखल को लेके कई सवाल उठे थे, अभी भी वो सवाल हैं। लेकिन सिर्फ उनके चाहने भर से ये हो जाए उनके मन लायक, या मान लीजिए संघ परिवार और बीजेपी ही लगा हुआ था दंगा कराने में, तो उसके चाहने से ही पूरा उत्तर प्रदेश। अरविंद जी, बसपा ने जो उम्मीदवार दिया है वो एक तुर्क है और यहाँ 1.25 लाख तुर्क वोटर हैं, फिर भी बसपा की हालत कोई अच्छी नहीं जान पड़ती, चौथे नंबर पर दिख रही है। यही कह रहे हैं कि यहाँ बंटवारा मुस्लिम सोसाइटी कोई मोनोलिथिक नहीं है, हर तरह के लोग हैं और हर ग्रुप हैं। उसके बाद भी अगर वहां वोटिंग होती है अलग तरह से और बड़े मजे से, वहां हिंदू उम्मीदवार भी पहले जीता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता है। जयप्रदा जीत के गई हैं, तो ये बताता है कि लोग सिर्फ कम्युनल गणित पे वोट नहीं देते। अरविंद जी, रामपुर में अखिलेश और मुलायम दोनों पूरी ताकत झोंक रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की सीट है और जो वहां जीतेगा या वहां के मुस्लिम वोटों का जो रुझान आएगा वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन। रामपुर की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? ख्याल अभी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई है, बाकी पार्टियां अगर लड़ाई में आ जाएं एक बड़ी बात होगी, लेकिन मोटे तौर पर अभी कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आप पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको एक ऐसा मजाकिया वीडियो दिखाने का जो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि चुनाव आते ही हम सब मतदाताओं की उलझन बढ़ जाती है। एक साफ सुथरी सरकार बन जाए तो देश की तरक्की हो। हाँ, सच कहा मौसी आपने, कंफ्यूजन वाली बात तो है ही ये।
लेकिन बेटा बिना सोचे तो वोट नहीं दे सकते ना। बुरा नहीं मानना, लेकिन वोट मांगते हो तो इतना तो पूछना ही पड़ता है कि पार्टी के नेता कौन है, उनकी नीयत कैसी है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। नियत का तो क्या है मौसी, एक बार मिली जुली सरकार बना ली तो बस नियत तो अपने आप साफ हो जाएगी। तो क्या अभी नीयत साफ नहीं है? नहीं नहीं मौसी, ऐसा मैंने कब कहा। नियत तो साफ है पार्टी की, लेकिन हर बार तो सरकार नहीं बना सकती ना। कभी कभी सांसदों को खरीदना भी पड़ता है। खरीदना पड़ता है? हाँ मौसी, ये कुछ चीज ही ऐसी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर राजस्थान की 2 संसदीय सीट अजमेर और टोंक सवाई माधोपुर की चुनावी यात्राओं पर लेकर चलेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आप हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आपको लेकर चलेंगे अजमेर और फिर ले चलेंगे टोंक सवाई माधोपुर की संसदीय यात्रा पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। मैं जल्द आ रहा हूं आपके घरों में ईटीवी के सभी हिंदी और उर्दू चैनलों पर। कार्यक्रम का नाम है वोट करेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा